Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप लैडर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और हम देखने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1 डैम सेफ्टी, सेकंड रहेगा इंडिया अंटार्कटिका बिल 2022, थर्ड हम हाइड्रा मार्केट देखेंगे और चौथा रहेगा लिंगराज टेम्पल जो ओडिशा में है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैम सेफ्टी बिल से। डैम सेफ्टी बिल पिछले 4-5 दिनों से हफ्ता भर से न्यूज़ में रहा है, अलग अलग रीजंस की वजह से। मेनली 2 रीज़न है जिसकी वजह से रहा है। पहला है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम जैसे हम सभी को पता है केरला और तमिलनाडु के बीच में इसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है सेफ्टी को लेकर। तो मुल्ला पेरियार डैम एक सुप्रीम कोर्ट इस पर प्ली भी हेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग सम प्लीज ऑन इट। इसी तरीके से नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी न्यूज़ में रही है। रिसेंटली कल ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेशनल डैम अथॉरिटी बनाई है। तो हम ये सब चीज़ें एक एक से देखते हैं। सबसे पहले हम एक्ट देख लेंगे, डैम सेफ्टी एक्ट। डैम सेफ्टी एक्ट दिसंबर 2021 में पास किया गया। इसी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ अथॉरिटीज़ बनाई जा रही है। डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 कंट्री के सभी मेजर डैम्स के लिए है। इसका मेन पर्पस है सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। इसके अलावा अक्सर डैम जो पुराने होते हैं इनकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं, या ज़्यादा बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जब वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी डिजास्टर्स होते हैं। तो ये डिजास्टर्स को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए इसके लिए भी इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। ऐसे ही फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि ये एक्ट किस तरीके से अलग अलग लेवल्स पर डैम सेफ्टी को इंश्योर करेगा। फिर यहाँ पर इस डैम के अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि ये किन पर अप्लाई होगा, तो एक्चुअली ये ऐसे डैम्स पर अप्लाई होगा जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होगी, और कुछ ऐसे डैम भी हैं जिनकी 10 से 15 मीटर के बीच में होगी। यानी 15 मीटर से ज़्यादा वाले सभी डैम्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, और कुछ सेलेक्टिव डैम्स हैं जो 10 से 15 मीटर के हैं, इन पर भी ये अप्लाई होगा। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखते हैं जो इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्ट ने नेशनल लेवल पर 2 मैकेनिज्म्स या 2 इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जो डैम सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, NCDS। NCDS का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू इवॉल्व डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस। ये आप याद रखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर NCDS का मेन फंक्शन है पॉलिसी इवॉल्व करना और नेसेसरी रेगुलेशंस के रिकमेंडेशंस देना। NCDS को कौन चेयर करेगा? इट विल बी चेयर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन चीफ। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, इसमें और भी कुछ मेंबर्स होंगे। टोटल चीफ के अलावा या चेयर के अलावा इसमें 7 मेंबर्स होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे। ठीक है, अब जो 7 मेंबर्स इसमें हैं, ये 7 मेंबर्स स्टेट से लेंगे। किस स्टेट से लेंगे? तो इस मेंबर के सिलेक्शन के लिए टोटल स्टेट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक स्टेट से एक एक मेंबर लिया जाएगा। सो द स्टेट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। पैनल वुड मीट ट्वाइस अ ईयर। अब ये जो 7 मेंबर्स प्लस चेयरमैन का एक पैनल हमने बनाया है जिसको हम NCDS कह रहे हैं, ये साल में 2 मरतबा मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हो गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, NSDA। NSDA क्या करेगा? इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। इट विल एक्ट एज अ रेगुलेटर। किसे रेगुलेट करेगा? डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये रेगुलेशंस लाएगा। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड एड्रेस अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बिटवीन 2 स्टेट्स। हमने पहले वाली अथॉरिटी में देखा था कि वो पॉलिसी बनाएगी और NSDA क्या करेगी? ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते वक्त इसके फंक्शंस में 2 स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट, जैसे कि मुल्ला पेरियार का डिस्प्यूट है, ये भी इन्वॉल्व होगा। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, NSDA डैम सेफ्टी का है और जो हम ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो ट्राइब्यूनल होता है वो डिफरेंट है, रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। दोनों को कंफ्यूज मत करिए, दोनों ही में स्टेट डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व है।
NSDA विल हैव 5 मेंबर्स, उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। NSDA में 5 मेंबर्स होंगे और 4 रीजनल सेंटर्स भी होंगे। हर रीजन का एक एक अलग अलग सेंटर होगा और इसमें 4 रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक रिसेंट एडिशन है जो कल ही के न्यूज़पेपर में आया था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसने एक टेम्परेरी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई है। ये अभी एक टेम्परेरी सेटअप है, परमानेंट नहीं बनाई है। इसी के ऊपर अभी डिबेट डिस्कशन जारी है। ये एक न्यूज़ है जो इवॉल्व हो रही है। ठीक है। The Act provides that NSDA will perform the role of State Dam Safety Organization. अब हमारा यहाँ मेन न्यूज़ पॉइंट कनेक्ट होता है। मुल्ला पेरियार का जो इशू चल रहा है वो किस तरीके से NSDA के अंदर आता है या नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है कि NSDA will perform the role of State Dam Safety Organization for a dam located in one state and used by another state. मुल्ला पेरियार डैम का यही एक इशू है कि वो लोकेटेड है केरला में और उसे ऑपरेट करता है तमिलनाडु। ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम की फर्दर डिटेल्स हम आगे देखेंगे। मुल्ला पेरियार डैम, सुप्रीम कोर्ट इसके प्ली को हियर कर रहा है, केस अभी चल रहा है डिस्प्यूट को लेकर। ये एक्चुअली एक 126 ईयर ओल्ड डैम है, काफ़ी पुराना डैम है। 1895 में से बनाया गया था और इसका लोकेशन कहाँ है? यहाँ देखिए, आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये बीच में से जा रही है तमिल और केरला की बॉर्डर, और इस बॉर्डर के इस साइड में यहाँ पर है मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है। तो इसका लोकेशन आप गौर से देखिए, ये केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, लेकिन इट इज़ ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मैंडेटेड बाय तमिलनाडु। ठीक है। और इसी को लेकर इशू चल रहा है। ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, हम इसे फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियन अंटार्कटिक बिल। इंडियन अंटार्कटिक बिल ये एक बिल है जो वेरी सून एक्ट में या लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बिल है जिसे रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर एक्ट या पॉलिसी का नाम आपको दे दिया जाएगा और आपको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर इस बात को आप याद रखिए कि जब भी कभी अंटार्कटिक से रिलेटेड या अंटार्कटिका से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो इट विल फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है। तो ये जो एक्ट है, द इंडियन अंटार्कटिक बिल, ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। बिल का बेसिक पर्पस क्या है? 3 ट्रीटीज, कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। इंडिया इन तीनों का पार्ट है और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है अंटार्कटिक ट्रीटी, और इसी अंटार्कटिक ट्रीटी का पार्ट है बाकी 2 कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन एंड लिविंग रिसोर्सेज, द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। ये दोनों अंटार्कटिक ट्रीटी का ही पार्ट है और इन तीनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम सेलिएंट फीचर्स देखते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बिल। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। ये लॉ किस पर अप्लाई होगा? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वेसल्स हो सकती है, या ऐसे फॉरेनर्स जो इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका का पार्ट है। ठीक है। इन सब पर ये लॉ अप्लाई होगा। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए और अंटार्कटिक एक्सपीडिशंस और उससे रिलेटेड सभी मामलों पर नज़र रखने के लिए इस लॉ के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जिसे हम सेंट्रल कमेटी कहेंगे। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसकी मेंबरशिप की अगर बात करें तो इसमें टोटल 13 मेंबर है। एक रहेगा चेयरमैन, उसके अलावा 2 जो मेंबर रहेंगे वो अपने डोमेन के एक्सपर्ट रहेंगे, जो बाहर से भी होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो 10 मेंबर्स है वो गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट जो इस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन या अंटार्कटिक कंप्लीट मैटर से रिलेटेड होंगे, उनको इसका पार्ट बनाया जाएगा। तो 10 + 2 + 1 टोटल 13 मेंबर्स हमारे पास हो गए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ये एक स्पेसिफिक प्रोविज़न इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो कोई भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या एजुकेशनल प्रोजेक्ट या किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट अंटार्कटिका में
इंडिया के थ्रू से करना चाहता है उसे सबसे पहले परमिशन लेनी होगी थ्रू सेंट्रल कमेटी, और ये सेंट्रल कमेटी परमिशन देने से पहले उनसे डिमांड करेगी कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लाइए और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बताइए कि आप जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, और इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में या आपके अंटार्कटिका में स्टे के ड्यूरेशन में अगर कोई वेस्ट जनरेट होता है तो आप उस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करोगे। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है उसके बाद सेंट्रल कमेटी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए परमिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी एक्ट में द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ भी दी गई है। कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ प्रोहिबिटेड होगी, अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तब भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रोहिबिटेड होगी। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होगी, यहाँ के जो लोकल या इंडिजीनियस एनिमल्स है, फ्लोरा है, फाउना है, उसके ऊपर प्रोहिबिशंस होगी कि आप विदाउट परमिशन इनको किसी और जगह लेकर नहीं जा सकते, या सैंपल अपने साथ मेन लैंड या रेसिडेंशियल एरिया में नहीं लेकर आ सकते हैं, ये अपने यहाँ के कोई एनिमल्स को वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रोहिबिशंस इस एक्ट में एनलिस्ट की गई है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सटेंडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट। देखिए बहुत कम लॉज में ऐसे होता है कि इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन इंडिया के बाहर भी अप्लाई होती है, तो यहाँ पर इस लॉ में भी ये अप्लाई होगा कि इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन अब अंटार्कटिका पर अप्लाई होगी। क्यों अप्लाई होगी, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो इंडियन एक्सपेडिशन से एसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था इनिशियल स्लाइड्स में कि ये जो पर्टिकुलर बिल है ये अंटार्कटिक ट्रीटी और उसके सब्सिडियरी 2 कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई है। तो हम देखते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी एक्चुअली है क्या। This Antarctic Treaty was signed in 1959 and remember it was enacted or it came into force in 1961. ठीक है, ये कौन सा एरिया कवर करता है, रिमेंबर दिस लैटिट्यूड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 60 डिग्री साउथ, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं अंटार्कटिका का पूरा यहाँ मैप दिया हुआ है। 60 डिग्री साउथ से नीचे जितना लैंड मास है इसको ये ट्रीटी कवर करती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेनली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है डीमिलिटराइजेशन और दूसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, डीमिलिटराइजेशन में उस पर्टिकुलर जोन को जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं या उसके आसपास के आइलैंड 60 डिग्री साउथ का जो जोन है इसे हमें कंप्लीटली डीमिलिटराइज करना है। यहाँ पर किसी किस्म का वॉरफेयर या किसी और किस्म के वेपन्स का ट्रायल या कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। इसे हम एक पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ का जोन बनाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू सेट असाइड एनी डिस्प्यूट्स। उस पर्टिकुलर रीजन के जो आइलैंड्स है या लैंड मास है इस पर किसी की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल राइट्स का इशू है उसे रिजॉल्व करने के लिए अंटार्कटिक ट्रीटी बनाई गई है। ठीक है, तो मेनली 2 ऑब्जेक्टिव है, रिमेंबर इट। पीटी और मेंस दोनों भी आपके काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो टोटल 54 नेशंस है जो इसके मेंबर हैं, लेकिन सभी को वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। इन 54 में से सिर्फ 29 ऐसे कंट्रीज है जिन्हें वोटिंग राइट्स मिलता है और इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया ने ये ट्रीटी 1983 में साइन की थी। ठीक है, ये मैप को आप बाद में गौर से देख सकते हैं, इसमें सभी स्टेट्स बताए गए हैं या सभी कंट्रीज बताई गई हैं जो इस ट्रीटी का पार्ट है। नेक्स्ट, CCAMLR और द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये दोनों ही सब पार्ट होते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के। द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज वॉज सेट अप इन 1980। इसके नाम से ही जाहिर है 1980 में ये बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, मरीन लिविंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें मरीन लिविंग रिसोर्सेज में सभी वहाँ के फिशरीज या जितने भी मरीन रिसोर्सेज आ जाएंगे वो शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू एंटार्क्टिक ट्रीटी। इट वाज साइन इन 1991। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो पहले वाला था वो मरीन कंजर्वेशन के लिए कंपैरेटिवली लिमिटेड है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है जिसका वाइडर एरिया होता है। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंटार्कटिक ट्रीटी का सब पार्ट होता है। अंटार्कटिक ट्रीटी को डिटेल में हमने देख लिया है। अब इन सारे डिस्कशन के बीच में एक चीज़ आती है जिसका कहीं ना कहीं पीछे से कनेक्शन बनता है, इसे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे, द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम।
हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपेडिशंस को रेगुलेट किया जा सके, और हमारे एक्सपेडिशंस होते हैं इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के अंडर, अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, एनीथिंग रिलेटेड टू अंटार्कटिका, रिसर्च, एक्सपेडिशंस, लॉज, पॉलिसीज, ये सारे आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1981 में, फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका के साथ। पहली बार जब हमारा एक्सपेडिशन अंटार्कटिका जाता है तभी से हमारा इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम या एक्सपेडिशन जब भी जाते हैं तो हमारे वहाँ पर बेसिकली 3 बेसिस हैं जहाँ हमारा रिसर्च वर्क चलता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च बेस, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। सेकेंड बेस आता है मैत्री, जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, और थर्ड बेस आता है भारती, जो कि रिसेंट मोस्ट है 2012 में। ठीक है, तो ये 3 पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, थर्ड टॉपिक, हाइड्रा मार्केट। देखिए, ये पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इससे पहले स्पाईवेयर, मालवेयर वगैरह पर क्वेश्चन पूछा है। तो हाइड्रा ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। हाइड्रा आप मरीन रिलेटेड समथिंग समझ सकते हो, लेकिन हाइड्रा मार्केट एक्चुअली ये डार्क वेब है। ठीक है, थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डार्क नेट मार्केट प्लेस ऑफ इलीगल आइटम्स एंड सर्विसेज। इस मार्केट को रिसेंटली जर्मनी और यूएस की अथॉरिटीज ने हाइड्रा मार्केट को कैप्चर किया है। ये एलिगेशंस है कि ये मार्केट रशियन एजेंसीज के थ्रू चलाया जा रहा है। हाइड्रा मार्केट एक्चुअली वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसीज, इन सभी तरह की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। ये एक इलीगल या ब्लैक मार्केट है जो डार्क वेब या डार्क नेट का पार्ट है। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है हाइड्रा मार्केट और डार्क नेट, डार्क वेब। ठीक है, हाइड्रा मार्केट क्या है ये तो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं डार्क नेट या डार्क वेब क्या होता है। आप इस साइट की अगर पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। डार्क नेट या डार्क वेब जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है जो कि मेन इंटरनेट से हिडन है, डीपली हिडन है, जो डिटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इंटरनेट को किसी ओशन की तरह देखते हैं तो ये पिक्चर से आपको समझ आएगा। ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ 4% का ऊपर का जो एरिया है, ये वो इंटरनेट है जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, जो कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है या जिसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसके बाद जो 90% एरिया है वो डीप वेब है। डीप वेब एनक्रिप्टेड होता है, यानी वो हिडन होता है, लेकिन इस तरीके से हिडन होता है कि जिसकी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी इसे यूज़ करती है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है 6% ऑफ द डार्क वेब, ये कंप्लीटली हिडन होता है, जो डिटेक्ट करना या किसी भी किस्म के एनक्रिप्शन से ओपन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें यूजुअली क्रिमिनल्स काम करते हैं या फिर डीप स्टेट काम करता है, जैसे रशिया, यूएस, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये चाइना है, जो सर्वेलेंस के लिए या इंटेलिजेंस के लिए डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। अदर देन दैट, मोस्टली दिस पार्ट इज यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, स्मगलर्स एंड क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर्स। तो डार्कनेट क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन कहें, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हिडन फ्रॉम नॉर्मल सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर्स, with users accessing it with browsers to hide their identities. Okay, ये डायरेक्टली पीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ओडिशा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सम पॉलिसीज जिसके ऊपर सेंटर को ऑब्जेक्शंस है। न्यूज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स के लिहाज से आपको लिंगराज टेम्पल इम्पॉर्टेंट होगा। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में है और ये यहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जजाति केशरी और 10th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेटर ऑन 11th सेंचुरी में कंप्लीट होता है बाय किंग लाला तेंदु। इट इज़ बिल्ड ऑफ सैंडस्टोन एंड लेटराइट। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद होंगे तो आप इमीडिएटली यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि कई बार यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें
पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए या किसी हिस्टोरिकल पीस ऑफ हेरिटेज के लिए कौन सा सैंडस्टोन या लेटराइट या मार्बल, कौन सा स्टोन यूज किया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए लिंगराज टेम्पल में सैंडस्टोन और लेटराइट का इस्तेमाल हुआ है। द टेम्पल हैज 4 कॉम्पोनेंट, विमाना, जगमोहना, नाट्य मंदिर एंड भोगा। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप सभी को पता है। विमाना क्या होता है ये तो पता ही है, जगमोहना ये असेंबली हॉल होता है, नाट्य मंदिरा ये यहाँ पर रिलीजियस डांस होगा या आप इसे फेस्टिव हॉल भी कह सकते हैं, भोग मंडपा जहाँ पर ऑफरिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स खत्म होता है। थैंक यू।